हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में हम मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, शेप, साइज, नंबर्स, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पूर्व में जो बीएससी फर्स्ट ईयर की जो क्लास है उसमें हमने न्यूक्लियस, केंद्र की संरचना के बारे में अध्ययन किया था और हमने देखा था कि जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो सेंटर जो पार्ट होता है, न्यूक्लियोफ्लाज होता है, उसमें क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिड्स वहां पर पाए जाते हैं। तो यहां पर हम वो जो क्रोमोसोम्स हैं उन क्रोमोसोम्स की संरचना के बारे में ही हम अध्ययन करेंगे। तो जो क्रोमोसोम्स हैं, सामान्यतः जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, तांतुक सेप्ट में होते हैं, मतलब फिलामेंटस सेप्ट में होते हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो इंटरफेज अवस्था के दौरान, अंतरा अवस्था के दौरान विकुंडलन हो जाता है एक प्रकार से, और जो क्रोमोसोमल थ्रेड्स जो होते हैं, धागे होते हैं, वो फिलामेंटस टाइप के धागे वहां पर इंटरफेज अवस्था में कोशिका में दिखाई देते हैं। इस अवस्था में इनको एक प्रकार से क्रोमेटिन रेटिकुलम भी कह सकते हैं, गुणसूत्रीय जालक भी हम कह सकते हैं। दूसरा, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इन क्रोमोसोम्स में लीनियर सीक्वेंस में, रेखीय क्रम में वहां पर क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं, या एक प्रकार से मेंडेलियन फैक्टर्स भी आप उनको कह सकते हो, या हेरिडिटी फैक्टर्स भी आप वहां उनको कह सकते हो। तो ये एक प्रकार से वहां पर ये जीन्स पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके क्रोमेटिड्स होते हैं, उन क्रोमेटिड्स में लीनियर सीक्वेंस में जीन्स उपस्थित होते हैं। और जीन्स वर्ड किसने दिया था, जॉनसन ने। किसने दिया था, जॉनसन ने। तो दूसरा, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हेरिडिटी व्हीकल होते हैं, आनुवंशिकता के वाहक होते हैं। क्या होते हैं, आनुवंशिकता के वाहक। एक प्रकार के जो हेरिडिटिक जो कैरेक्टर्स होते हैं, आनुवंशिक लक्षण है, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का जो कार्य करते हैं वो क्रोमोसोम्स ही करते हैं। दूसरा, सेल्फ डुप्लीकेबल होते हैं, एक प्रकार से इनमें स्व द्विगुणन की क्षमता इनमें पाई जाती है। अब लेते हैं हम इनकी डिस्कवर, इनके खोज किसने की थी, इनके बारे में देखते हैं। तो स्ट्रासबर्गर ने 1875 में सर्वप्रथम इन क्रोमोसोम्स की खोज की थी। अतः क्रोमोसोम का जो खोजकर्ता माना जाता है वो किसे कहेंगे, हम स्ट्रासबर्गर को। दूसरा, ये जो क्रोमोसोम्स हैं जिनकी खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी, उन्हें वाल्डेर ने इनको क्रोमोसोम्स नाम से पुकारा। एक प्रकार से जो क्रोमोसोम्स जो नाम दिया वो किसने दिया, वाल्डेर ने दिया। दूसरा, इनको एसिटोकॉर्बिन जो अभिरंजक होता है, स्टैंड होता है, उसके माध्यम से क्रोमोसोम को स्टैंड किया जा सकता है। अतः इनको जो नामकरण दिया गया वो क्या दिया गया, क्रोमोसोम्स दिया गया। तो इनका जो स्टैंड किया था क्रोमोसोम्स का, किससे किया था, एसिटोकार्बिन से। दूसरा, जो सटन और बोवेरी, वॉल्टर एस सटन और टी बोवेरी ने सर्वप्रथम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या कहता है, आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत ये बताता है कि जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स पर स्थित होते हैं। क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं और एक क्रोमेटिड्स में 4 क्रोमोनोमेटा पाए जाते हैं। दूसरा, जब भी इन क्रोमोसोम्स में माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री बल होता है, उसके माध्यम से क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है उसको निश्चित बनाए रखा जाता है। और जब इनमें गैमेट्स का निर्माण होता है, गुणसूत्रों का निर्माण होता है, जो युग्मकों का निर्माण होता है, तो उस दौरान में मियोसिस की क्रिया होती है और मियोसिस के माध्यम से एक प्रकार से गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। किनमें, गैमेट्स में। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, वापस
जो दोनों जो अगुणित कोशिकाएं आपस में ज्वाइंट होती हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट का निर्माण, डिप्लॉइड सेल्स का निर्माण वहां पर होता है, द्विगुणित कोशिका का निर्माण यहाँ पर होता है। तो इस दौरान जब गैमेट्स का निर्माण होता है, उस दौरान एक प्रकार से एक कोशिका जो मात्र कोशिका होते हैं, पेरेंटल जो सेल्स होते हैं, उससे जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं, जीन्स होते हैं, वो गैमेट्स में पहुंच जाते हैं और गैमेट्स फर्टिलाइजेशन के माध्यम से एक प्रकार से जो प्रोजेनी बनती है, संतति बनती है, वहां पर गुणसूत्र एक प्रकार से जो जीन्स हैं या मेंडेलियन फैक्टर्स जो होते हैं वो वहां पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी जो है गुणसूत्र का जो आंशिक सिद्धांत है, इसको हम समझते हैं। फिर इसके बाद आते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की भौतिक संरचना। इस भौतिक संरचना में हम 3 पॉइंट्स का बारे में हम जिक्र करते हैं। पहला जो होता है नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। क्रोमोसोम्स की जो संख्या है इसको 2 प्रकार से हम देखते हैं। एक तो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र का सेट, कितना गुणसूत्र का कितना सेट वहां पर पहुंचते हैं। इसके आधार पर जो कोशिका है उसको हम हैप्लॉइड, जिसमें n बराबर क्या होता है 1 होता है, डिप्लॉइड जिसमें n बराबर 2 होता है, ट्रिप्लॉइड n बराबर 3 होता है, इसी प्रकार टेट्राप्लॉइड जिसमें n बराबर 4 होता है। तो इस प्रकार इसी प्रकार पॉलीप्लॉइड होते हैं, बहुगुणित होते हैं, मतलब उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 4 से अधिक होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्रोमोसोम्स की जो सेट्स होते हैं उसकी संख्या पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं n, 2n, 3n, 4n, 5n या n। दूसरा, इसमें जो सेट होता है उस सेट में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है। जैसे कि सबसे जो कम जो क्रोमोसोम्स की संख्या पाई जाती है वो पेपस ग्रेसिलिस में होते हैं, इसमें 2n बराबर ओनली 4 होती है और इसका जो गैमेट्स बनते हैं n होता है, उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है 2 होती है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे कम क्रोमोसोम्स की संख्या किस प्लांट में पाई जाती है, तो उसका आपका आंसर होगा हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस। इसी प्रकार से ट्रिटिकम वल्गेर जो खाद्य गेहूं होता है, इसमें क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है, गुणसूत्र की संख्या जो एक सेट होता है उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है 21 होती है, 21 होती है। और जब इसका डिप्लॉइड जो होता है 2n जो होता है, उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है 42 होती है, 42 होती है। इसी प्रकार से मनुष्य होमोसेपियंस जो मनुष्य है उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या n बराबर कितनी होती है 23 होती है, कितनी होती है 23, और 2n बराबर कितनी होती है 46। तो इस प्रकार मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है 46 होती है। इसी प्रकार से जो ज्यादा जो मिलती है एंटाकांता है, इसमें n की संख्या कितनी होती है 800 और 2n की संख्या कितनी होती है 1600 वहां पर क्या पाया जाता है गुणसूत्र की संख्या वहां पर पाई जाती है। इसी प्रकार से जो अदर प्लांट्स होते हैं उन सब में अलग अलग क्रोमोसोम्स की पाई जाती है। जैसे कि पाइजन सेटा मटर है, मटर में n बराबर 7 होते हैं, 2n बराबर 14 होती है। तो इस प्रकार से संख्या अलग अलग क्रोमोसोम्स की संख्या हर प्लांट्स एनिमल्स में संख्या अलग अलग होती है। दूसरा, साइज ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स का आकार कैसा होता है। सामान्यतः जो क्रोमोसोम्स की जो आकार का जो अध्ययन करना होता है वो मेटाफेज स्टेज में करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ही क्रोमोसोम्स एक प्रकार से जो मिडिल लेवल होता है, मध्य पटलिका होती हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर इनकी साइज है उनको हम अध्ययन कर सकते हैं। और इनकी जो साइज होती है सामान्यतः 1 माइक्रोन से 30 माइक्रोन तक होती है। जो 1 माइक्रोन जो है वो फंगस जो होता है, कवक होते हैं, उनमें पाई जाते हैं, और 30 माइक्रोन जो है वो गेहूं है, उनमें इनकी साइज पाई जाती है। तो ये तो इनकी लेंथ होती है 1 माइक्रोन से 30 माइक्रोन। इसी प्रकार से 0.2 माइक्रोन से 2 माइक्रोन इन डायमीटर, या इनकी जो मोटाई होती है वो 0.2 से 2 माइक्रोन तक इनकी मोटाई पाई जाती है। फिर उसके बाद आता है आपका शेप ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स की आकृति। क्रोमोसोम्स की जो आकृति है इसका अध्ययन जो एक प्रकार से जो माइटोटिक फेज होती है एनाफेज, इस एनाफेज अवस्था के दौरान, पश्चावस्था के दौरान ही इनकी आकृति का हम अध्ययन करते हैं।
क्यों? क्योंकि इस दौरान क्या होता है, जो क्रोमोसोमल थ्रेड्स होते हैं, गुणसूत्र धागे होते हैं, वो सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक प्रकार से अपने ध्रुव की ओर, पोल की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो उस दौरान इनकी जो आकृति होती है वो अलग अलग होती है। तो आकृति का जो अध्ययन किया जाता है वो एनाफेज के दौरान किया जाता है, साइज का जो अध्ययन किया जाता है वो मेटाफेज के दौरान किया जाता है। अब जो एनाफेज के दौरान इनकी जो शेप होती है, आकृति होती है, वो सामान्यतः रॉड शेप होते हैं, छड़ाकार होते हैं। कैसे होते हैं? छड़ाकार क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार से कर्व्ड भी होते हैं, ट्विस्टेड भी होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं, तांतुक रूप में पाए जाते हैं। और इनमें मिलने वाले सेंट्रोमियर, ये जो सेंट्रोमियर है इसकी पोजीशन के आधार पर जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र की 4 प्रकार की शेप पाई जाती हैं, आकृतियां पाई जाती हैं। जैसे कि अगर सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स के शीर्षस्थ भाग पर स्थित है तो उसको हम, वो जो क्रोमोसोम्स होंगे उनको हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। क्या कहते हैं? टीलोसेंट्रिक। एक प्रकार जो सेंट्रोमियर होता है वो क्रोमोसोम्स के शीर्ष भाग पर स्थित होता है। जैसे मान लीजिए ये भाग है, इस भाग को, नीचे वाले भाग को मैं हटा देता हूं, ये जो शेप बनती है वो आई शेप बनती है। कैसे बनती है? आई शेप बनती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? टीलोसेंट्रिक कहते हैं। इसी प्रकार से एक्रोसेंट्रिक होते हैं। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, कुछ पार्ट इस सेंट्रोमियर के कुछ भाग और पाया जाता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के बाद में। तो ऐसी जो संरचना होती है इसको हम इस टाइप में दिखा सकते हैं, मतलब एक भुजा लंबी होती है, एक भुजा बहुत छोटी होती है, स्मॉल होती है। इसी प्रकार से इसका तीसरा रूप होता है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, एक भुजा बहुत लंबी होती है, एक भुजा उससे छोटी होती है। एक प्रकार से जो एल शेप होती है, एल की आकृति के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हम सब मेटासेंट्रिक में उनका अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से एक होता है मेटासेंट्रिक। क्या होता है? मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है बिल्कुल मिड भाग में होता है, मध्य भाग में होता है। और ऐसे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी जो आकृति होते हैं वो वी शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं? वी शेप्ड क्रोमोसोम्स वहां पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इनकी जो आकृति है, इनके आकृति का हम अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की संरचना। क्रोमोसोम्स की संरचना का हम इस डायग्राम के माध्यम से ही को हम आगे बढ़ाएंगे। तो पहला जो पार्ट होता है वो होता है पेलिकल। पेलिकल एक प्रकार से जो क्रोमोसोम्स होता है, इस क्रोमोसोम्स के बाहर एक प्रकार से जो स्यूडो मेम्ब्रेन यहां पर पाई जाती है। वास्तविकता में नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इसके चारों ओर एक प्रकार से आवरण पाया जाता है और इसको हम क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है मैट्रिक्स। ये जो पेलिकल्स के द्वारा घिरा हुआ भाग होता है, क्रोमोसोमल थ्रेड्स के अलावा जो नॉन जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक जो पदार्थ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। फिर तीसरा जो पार्ट होता है आपका क्रोमेटिड्स। इस प्रकार से जो क्रोमोसोम्स होता है, गुणसूत्र होता है, एक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं और दोनों एक प्रकार से स्पाइरली क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं, एक प्रकार से आपस में गुथे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से जो ये जो संरचना है, ये पूरा तो हम इसको क्या कहेंगे, एक पूरा जो इस जो संरचना दिखाई दे रहे हैं, ओवरऑल जो संरचना, इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। इसके मध्य इस प्रकार से जो 2 क्रोमेटिड्स होते हैं आपस में क्या होते हैं? स्पाइरली सर्पिल रूप से क्या होते हैं? वो जुड़े हुए रहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड्स कहते हैं। और एक जो क्रोमेटिड्स होता है, उस एक क्रोमेटिड्स में 2 क्रोमेटिडा पाए जाते हैं, 2 गुणसूत्रीय धागे वहां पर पाए जाते हैं। और एक इस प्रकार से एक क्रोमोसोम से कितने क्रोमेटिडा पाए जाएंगे? 4 क्रोमेटिडा वहां पर प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार से क्रोमेटिड, उसके बाद
क्रोमेनिमेटा। तो एक प्रकार से कितने क्रोमेनिमेटा होंगे इसमें? 4 होंगे। कितने क्रोमेटिड्स होंगे इसमें? 2 होंगे। और ये जो क्रोमेनिमेटा है इनमें क्या पाए जाते हैं? यह क्रोमोमियर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें? क्रोमोमियर्स। इन क्रोमोमियर्स को ही हम क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। इस प्रकार से जीन्स इनमें लीनियर सीक्वेंस में, रेखीय क्रम में जीन्स इन क्रोमोसोम्स में, क्रोमेटिड्स में या क्रोमेनिमेटा में उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ये जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, ये जो मुख्य जो गुणसूत्र है उसके बाद का जो भाग होता है, जो सकरा होता है, इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। एक प्रकार से जो 2 भुजाओं को जोड़ने का कार्य करता है, इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। इसको सेंट्रोमियर ऑफ काइनेटोकोर, जो काइनेटोकोर है उसका सेंट्रोमियर होता है, गुणसूत्र बिंदु होता है। और इसके बाद ये जो भुजा होती है, इसको हम एक प्रकार से गुणसूत्र की जो दूसरी भुजा आ गई और दूसरी भुजा, उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। क्या होगा? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हो गया। और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद में गुणसूत्र का जो शेष भाग होता है उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? सैटेलाइट। और जिस गुणसूत्र में सैटेलाइट उपस्थित होता है, ऐसे गुणसूत्रों को हम क्या कहते हैं? सेट गुणसूत्र कहते हैं। सेट क्रोमोसोम्स उनको हम कहते हैं। तो इस प्रकार से जो क्रोमोसोम्स है, उसकी क्रोमोसोम की जो संरचना होती है, उस संरचना का हम अध्ययन करते हैं। थैंक यू।